हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड नून और शुभ प्रभात और शुभ रात्रि। आप जब भी ये वीडियो देखें आपके लिए प्यारा सा गुड मॉर्निंग और गुड नून। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने ग्रेविटेशन का पहला चैप्टर पढ़ा था। ग्रेविटेशन के फर्स्ट लेक्चर पे मैंने आपको बताया था व्हाट इज ग्रेविटेशन। आज हम जबरदस्त नीट और जेई के न्यूमेरिकल के साथ इस ग्रेविटेशन के सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और जबरदस्त तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से अपने हाइजर लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं और हमारे बोर्ड लेवल पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम अपने 11th की क्लास को ध्यान पे रखते हुए नीट और जेई जैसे कंपटीशन एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें, तब ये लेक्चर समझ में आएगा। फिर भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ बिना किसी लेट और लपेट के, सीधे डायरेक्टली विदाउट एनी टाइप ऑफ लेट मैं सीधे आपको स्टार्ट करता हूँ। ग्रेविटेशन के सेकेंड लेक्चर में हमें करना क्या क्या है। ग्रेविटेशन के सेकंड लेक्चर पे जैसे कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट इन अवर फर्स्ट लेक्चर दैट व्हाट इज ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन हमने इसमें पढ़ा था। ग्रेविटेशन कुछ भी नहीं है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। और कैसा फोर्स है मैंने बताया था, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट every object with force. That force is called gravitation. That force is called gravitation. बताया था कि every object in universe attract every object with a force and that force is called gravitation. डिटेल्स में इसके जाने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, बट सिंपली मैंने बता दिया आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस संसार में है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ, और वही फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन कहलाता है। फिर मैंने बताया था आपको न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ पे मैंने आपको बताया था दैट F इज इक्वल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जो फोर्स है ये F1 है और ये M2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। देन जो फोर्स होगा वो दोनों मास के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों मास के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनडायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और देन आपके सामने ये फार्मूला निकल कर आया था फर्स्ट लेक्चर में। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर जाके देखिए। और कैपिटल जी की एक कांस्टेंट की वैल्यू आई थी 6.67 इंटू 10⁻11। इसके आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब, और आज के लेक्चर की करते हैं शुरुआत। चलिए, बहुत सही। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन जो फोर्स है दैट फोर्स इज बिलोंग दैट F इज इक्वल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फार्मूले पे मैंने बताया था डेट G इज कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। अब इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इस ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूं, तो मैंने कुछ चीजें बताई थी। फर्स्ट पॉइंट बताया था दैट विल ऑलवेज बी वर्क एज अ attraction force. That will always be work as a attraction force. फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। मैंने बता के रखा था G एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कहीं पर G चेंज नहीं होता। देन इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। ग्रेविटेशन फोर्स कहीं भी जाओ इंडिपेंडेंट रहेगा मीडियम से। वाटर के अंदर भी वही ग्रेविटेशन अप्लाई होगा। मींस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम, इज नेवर डिपेंड ऑन मीडियम। एयर पे, वाटर पे सेम मास और सेम डिस्टेंस के लिए ग्रेविटेशन फोर्स कभी नहीं बदलेगा। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था इट इज वैलिड फॉर
इट इज वैलिड फॉर अ पॉइंट मास, इट इज वैलिड फॉर अ पॉइंट मास। मैंने बताया था कि ये पॉइंट मास के लिए वैलिड होगा। मास भले ही हैवी हो, अर्थ है और ये मून है, मास भले ही हैवी हो, वेरी हैवी मास है। अभी कुछ अलग की चीज आपके सामने आज निकल कर आने वाली है। ये हैवी है और ये भी एक हैवी मास है, बट यहां पर जो क्रिएचर खड़ा होगा, उस क्रिएचर को, उस मैन को या फिर उस पर्सन को या फिर उस प्राणी को यम पर, मून पर जो ऑब्जेक्ट, मून पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट या मून बहुत ही लिटिल दिखाई देगा, एज अ पॉइंट दिखाई देगा। वही कहा जाता है इट इज वैलिड फॉर अ पॉइंट मास। मींस एक प्लेनेट पे खड़ा, एक प्लेनेट पे खड़ा पर्सन दूसरे प्लेनेट के पर्सन को, दूसरे प्लेनेट का पर्सन उसे एक पॉइंट मास के तरीके दिखाई देगा। जैसे अर्थ पे आप रहते हो और आपको स्टार बहुत छोटा दिखाई देता है, सो इट इज वैलिड फॉर अ पॉइंट मास। इसकी डिटेल मैंने दे के रखी है, फर्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था, इट्स ऑलवेज फॉलो दी न्यूटन्स लॉ दैट F112 इज इक्वल F21। फर्स्ट ने सेकंड पे जो फोर्स अप्लाई किया है वही फोर्स लगेगा सेकंड जो फर्स्ट पर अप्लाई करेगा। मींस दोनों ऑब्जेक्ट M1 एंड M2 एक दूसरे पर इक्वल फोर्स अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सो एक्शन एंड रिएक्शन के प्रोसेस को भी ये फॉलो करता है। अब आगे इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अब आगे पॉइंट्स होने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ध्यान से समझना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे आने वाले हैं। दैट्स, आज मेरा डस्टर मुझे मिल नहीं रहा है तो मुझे इस कागज से काम चलाना पड़ेगा, डोंट वरी यू। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट एफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्थ पॉइंट के आगे से अब चलते हैं। एक्चुअली में आज का लेक्चर स्टार्ट होता है यहां से, फोर्थ पॉइंट के आगे से अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अभी अभी आपने पढ़ा इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट मास, अभी अभी आपने पढ़ा इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट मास। बहुत ध्यान से समझना, इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट मास। ये केवल पॉइंट मास के लिए वैलिड है। पर मैंने बताया था अर्थ का जो मास है वो बहुत हैवी है और जो मून का मास है, अब हम नीट और जेई के लेवल में थोड़ा एंट्री कर रहे हैं, ये जो अर्थ का मास है वो बहुत हैवी है और जो मून का मास है वो भी बहुत हैवी है। बट अर्थ पे जो पर्सन है वो उसे मून बहुत छोटा दिखाई देगा, स्टार बहुत छोटा दिखाई देगा, इसलिए पॉइंट मास के तरीके बिहेव कर रहे थे। लेकिन पॉइंट मास का कतई मतलब नहीं है कि इनका मास नहीं है। पॉइंट मास के तरीके अर्थ पे अगर कोई पर्सन स्टैंड अप है और वो मून को देख रहा है तो उसे ऐसा लगेगा मून इज लाइक एज अ पॉइंट मास, बट मून है वह हैवी मास, but moon have a heavy mass, and also if any person is standing at the moon, then he saw the earth also behave like as a point mass for moon। मून पे खड़े पर्सन को अर्थ पॉइंट मास के तरीके लगेगा और अर्थ पे खड़े पर्सन को मून पॉइंट मास के तरीके लगेगा। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि अर्थ के पास मास नहीं है और मून के पास मास नहीं है, इसका कतई मतलब नहीं है। इट इज वैलिड, इसका जो सिग्निफिकेंस है ना, इसका जो सिग्निफिकेंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सिग्निफिकेंस है ओनली पॉइंट मास के लिए ही है। इसका जो महत्व है, कहने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का महत्व बहुत हैवी मास के लिए ही होता है, छोटे मास के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई महत्व नहीं होता या बहुत कम होता है। आप अक्सर सोचते होंगे, मैंने बताया कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट विद अ फोर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये मोबाइल अट्रैक्ट कर रहा है, ये कैमरा अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं अट्रैक्शन के रीजन से मोबाइल से जाके टकरा क्यों नहीं जाता हूं, ये मोबाइल मुझसे आकर के टकरा क्यों नहीं जाता है। वही मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स छोटे मास के लिए वैलिड नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स का महत्व तो बहुत छोटे मास के लिए नहीं है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो महत्व है, इट इज वैलिड फॉर अ हैवी मास। लेट अस प्रूफ, चलो प्रूफ करते हैं और किसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सिग्निफिकेंस है वो छोटे मास के लिए नहीं है, लिटिल मास के लिए नहीं है, स्मॉल मास के लिए नहीं है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का सिग्निफिकेंस है, इट इज वैलिड फॉर अ लार्ज मास, इट इज वैलिड फॉर अ हैवी मास। अदरवाइज इस मोबाइल को तो आके मुझसे टकरा जाना चाहिए।
मेरे को उस डोर से जाके टकरा जाना चाहिए। एवरी एंड ईच अदर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर, मेरे को कहीं भी किसी भी से टकराते रहना चाहिए, हर जगह मेरे को कहीं से भी कोलाइज करना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। वही मैं बता रहा हूं, वी आर नॉट अ हैवी मास, हम कोई हैवी मास नहीं है, यू आर नॉट अ हैवी मास। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये मोबाइल अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन क्यों इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों इसका डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। हम छोटे से क्लासेस में पढ़ लेते हैं कि तमाम सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, वो छोटे मास के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन आ रही है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो हम जाकर के अपने मम्मा से क्यों नहीं लड़ जाते, कोलाइज कर जाते, पापा हमसे आके क्यों नहीं लड़ जाते हैं, हम अपने फ्रेंड से क्यों नहीं लड़ जाते हैं, और अट्रैक्शन हो रहा है तो जाकर के लड़ क्यों नहीं जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब प्रूफ करते हैं क्यों नहीं लड़ते हो। चलो एक स्टोरी समझते हैं, ध्यान से समझना। आज का जो वीडियो है वो हो सकता है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करवा पाए, बट आपको नॉलेज बहुत ज्यादा देके जाएगा, आपकी कंफ्यूजन्स को बहुत ज्यादा दूर करेगा। मैंने बताया कि पॉइंट मास के लिए वैलिड है, ठीक है, बट पॉइंट मास इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि पॉइंट मास के लिए जो वैलिड है उस पर हैवी मास नहीं होगा। इसका जो सिग्निफिकेंस है, महत्व जो ग्रेविटेशनल फोर्स का है डेली लाइफ में, वो आपको रेगुलर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो प्रूफ करने जा रहा हूं। सपोज दैट इट इज अ क्लास ऑफ 11th। ये एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी क्लास है, क्लास 11th की, और इस क्लास का जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंस है। चलो, और इस क्लास में ये एक वे है, रास्ता है, जो इधर की बेंचेस से अलग कर रहा है। अब ये बेंचेज है जिसमें बैठना होगा, और यहां पर कहीं पर बोर्ड होगा, ध्यान से समझना, यहां पर कहीं पर बोर्ड होगा। अब इस बेंच में एक ये बेंच है, इस बेंच में एक गर्ल बैठी है, चलो, और इस बेंच में एक बॉय बैठा है, चलो, और सर जी यहां पर स्टैंड अप होकर के बोर्ड में ग्रेविटेशन लेक्चर पढ़ा रहे हैं। और सर जी ने बताया कि बोर्ड में सर जी बता रहे हैं कि ग्रेविटेशन एक फोर्स है और एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है ईच अदर को। तो यहां बैठे लड़के के माइंड में, बॉय के माइंड में एक क्वेश्चन आया। अट्रैक्शन तो इसके अंदर पहले से कूट के भरा था, लेकिन इसके अंदर दिमाग में बात आई कि सर जी बता रहे हैं एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो मेरे पास भी तो अट्रैक्शन है, मैं भी तो यहां पर अट्रैक्शन लगा रहा हूं, और सर जी तो कह रहे हैं एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, तो उसको तो भी मुझ पे अट्रैक्शन लगाना चाहिए, तो हम दोनों को तो जाकर टकरा जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। इस दिमाग में ये समझ लो, इसके दिमाग में क्या क्या बातें आ रही हैं कि मुझे जाना चाहिए यहां पर और इसको इधर आना चाहिए, एक दूसरे से टकरा जाना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा। और सर जी कह रहे हैं ईच ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट विथ अ फोर्स टू एवरी ऑब्जेक्ट, ईच अदर को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं जाकर के इससे कोलाइज क्यों नहीं कर रहा हूं। इसके मन में लड्डू फूटा, अरे भाई लड्डू मत फूट, मैं समझा रहा हूं, तू क्यों नहीं लड़ रहा है। ये बॉयज आकर के इस गर्ल से, या फिर गर्ल इधर आकर के बॉय से क्यों नहीं लड़ रही है, बिकॉज सपोज दैट, अब प्रूफ करते हैं, सर जी ने बताया और इसके मन में लड्डू फूटा, और आपको अच्छे से पता है जब आपके मन में लड्डू फूटता है तो हमें पता चल जाता है। अब इनके मन में लड्डू तो फूटा, अब जब इनके मन में लड्डू फूटा तो हमने माना इसका मास m1 kg है। सपोज दैट m1 kg रहने दो, इसका मास ज्यादा से ज्यादा बॉय है, 11th क्लास में पढ़ता है और मुझे सब कुछ पता है, तो इसका जो मास होगा, द मास ऑफ द बॉय इज, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, मेरे वेट से तो कम ही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा सपोज दैट इट इज द वेट ऑफ 60 kg। इसका जो मास है वो 60 kg का है, सॉरी वेट नहीं, इसका जो मास है वो 60 kg का है। और इधर जो गर्ल बैठी है ये भी मेरे को पता है ज्यादा से ज्यादा कितने वेट की हो सकते हैं। अब ये जो गर्ल है इसका जो वेट है, मैक्सिमम 50 हो सकता है, बट 50 नहीं है, मेरे को पता है, मेरे को सोचने दो कितना हो सकता है। अच्छा वो और वो हाँ 45
45 केजी की, ठीक है। चलो, अब ये 60 केजी का हो गया, ये 45 केजी का हो गया। अब इनके मन में लड्डू फूटा है, मैं 60 केजी का वेट लेके बैठा हूं और वो 45 केजी की वेट लेके बैठी है। सर जी बताएं, ग्रेविटेशन में अट्रैक्शन होगा तो अब हम जाकर के लड़ेंगे, बढ़िया कोलाइज होगा। इसके मन में लड्डू फूट रहा है। अरे थम जा भाई, दिमाग को संभाल अपने। ये 60 केजी है और ये 45 केजी है। ये 60 केजी है, ये 45 केजी है। अब इनके बीच में हम फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। चलो, ये 60 केजी का है। सपोज दैट ये यहां पर बैठी है और ये यहां पर बैठा है। ज्यादा से ज्यादा इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर होगी या 3 मीटर ले लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा इनके बीच की डिस्टेंस 3 मीटर ले लेते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम 3 मीटर होगी या इससे कम ही होगी। मेरे को फिर सोचने दो कितनी डिस्टेंस होती है। वो वहां देन 1 2 3 मीटर ले लो। 3 मीटर की डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होगी। चलो, अब ये बॉय बैठा है, ये गर्ल बैठी है, इनके बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है। इन भाई साहब के मन में लड्डू फूट रहा है कि मैं को अब जाकर के इधर कोलाइज करना है। कुछ काम मैं कर लूंगा, कुछ काम ये कर लेंगे, आके कोलाइज हो जाएंगे और फिर समझ सकते हो। लेकिन ग्रेविटेशनल भी कम नहीं है। ग्रेविटेशनल कहता है कि आओ, आपके मन में लड्डू फूट रहा है, ठीक है। अब समझना, ये इससे जाकर के इससे क्यों नहीं कोलाइज कर पाता। इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बॉय इस गर्ल पर एक फोर्स लगा रहा है कई सालों से और ये गर्ल इस बॉय पर एक फोर्स लगा रही है कई सालों से, बट एक दूसरे से कोलाइज नहीं हो पाते। क्यों? एफ इज इक्वल, यू नो डैट, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, एफ इज इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना फोर्स तो मैं लगा रहा हूं इस पे, इतना ही फोर्स ये लगा रही है इस पे। सपोज दैट गर्ल वेट इज m1 एंड बॉय वेट इज m2। चलो, एफ इज इक्वल, द वेट ऑफ द गर्ल इज 45 kg, रख दिया मैंने, जी, कैपिटल जी रख लेता हूं पहले। एंड वेट ऑफ द गर्ल इज 45 kg, वेट ऑफ द बॉय इज 60 kg and distance between the both boy and girl is 3 meter, 3 of square, रख दिया मैंने। लड्डू फूट रहा है इसके मन में अभी भी, मेरे को पता है, और जब ये लेक्चर देख रहा होगा तब भी इसके मन में लड्डू फूट रहा होगा। एफ इज इक्वल जी, वैल्यू ऑफ द जी इज, आप जानते हो कुछ भी कर लो आप, बदलने वाला नहीं है। 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। F इज इक्वल 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। अच्छा, m1 की वैल्यू 45, m2 की वैल्यू 60 अपॉन में 3 इंटू 3 अपॉन में 3 इंटू 3 बन जा 3 50 जा 45, 3 बन जा 320। चलो, अब F इज इक्वल, F इज इक्वल 6.67, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 15 0 0 15 टू द 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन। इतना फोर्स लगा रहा है, बहुत हैवी फोर्स लगा रहा है। देख रहे हो कितना फोर्स लगा रहा है। F इज इक्वल 300 मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं इसमें, 3 7 21, 3 6 18, 18 टू 20 और 3 6 18 टू 20। और आफ्टर 2 पॉइंट डेसिमल लगेगा इंटू 10 टू पावर माइनस 11। देख रहे हो कितना अच्छा फोर्स लगा रहा है। फोर्स ये बॉय इस गर्ल पर जो लगा रहा है फोर्स, वो लगा रहा होगा 2001 अपॉन 10 टू पावर 11। 10 टू पावर माइनस 11 था, इसे अपान पे लाऊंगा तो 10 टू पावर 11। 10 टू पावर माइनस 11 था, अपान पे लाऊंगा तो 10 टू पावर 11। अब समझना, फोर्स इज इक्वल कितना आएगा, फोर्स इज इक्वल कितना आएगा। अब समझना, ये फोर्स आ कितना रहा है, ये फोर्स कितना आएगा, ये जो फोर्स है कितना आएगा, 10 टू पावर 11 है, 10 टू पावर 11 है, ये 10 टू पावर 11 है, कितना आएगा 1 2 3 4 1 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 टू पावर 11। ये इतने न्यूटन का फोर्स, इतने न्यूटन का फोर्स ये भाई साहब इस पर लगा रहे हैं, समझ रहे हो।
F इज इक्वल 0.00000002001 न्यूटन का फोर्स। बहुत बड़ा फोर्स है क्या ये? कितना छोटा फोर्स है, इतना छोटा ये फोर्स है, ये बॉय इस गर्ल को इतने छोटे फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये गर्ल इस बॉय को इतने छोटे फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और जिस सरफेस पर बैठा है वो सरफेस बॉय पर एक फ्रिक्शन लगा रहा होगा। जब इस फोर्स से ये बॉय इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये गर्ल इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, तो ये जहां पर बैठे हैं, जहां पर खड़े हैं, वहां पर जब ये अट्रैक्ट करना चाहता होगा इधर से, इस फोर्स से जब ये आगे बढ़ना चाहता होगा, तो इनर्शिया तुरंत वर्क कर देता होगा, इनर्शिया वर्क करता होगा, फ्रिक्शन वर्क करता होगा, और इससे ज्यादा तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स जिस सरफेस पर बैठा होगा ना, बेकार से बेकार सरफेस पर, चिकने से चिकने सरफेस पर भी, प्लेन से प्लेन सरफेस पर ये बैठे होंगे, तब पर भी फ्रिक्शन फोर्स इससे ज्यादा होगा जो इनकी मोशन का अपोज करेगा। अब आप समझ रहे होगे ये बहुत ज्यादा फोर्स नहीं आ रहा है, मींस इसका जो मास है 60 केजी है, इसका जो मास है 45 केजी है, ये वेरी हैवी मास है, सॉरी वेरी लिटिल मास है। 60 केजी, 45 केजी, 100 केजी, 200 केजी, 1000 केजी, 5000 केजी, समझ रहे हो ना? 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल, इनके लिए तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स कोई वैल्यू ही नहीं रखता। ये तो बहुत छोटे, बहुत 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 छोटे मास है। इसीलिए मैंने कहा डेली लाइफ में ग्रेविटेशनल फील क्यों नहीं होता। जो ग्रेविटेशनल का सिग्निफिकेंस है, जो ग्रेविटेशनल का महत्व है, वो डेली लाइफ में नहीं है, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई तो कर रहे हैं, मोबाइल मेरे पे अप्लाई तो कर रहा है, इतना छोटा सा मोबाइल है, इससे भी तगड़ा न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा होगा मुझ पर, तो मैं कैसे जाऊंगा उसकी तरफ? इसके लिए तो चाहिए बहुत हैवी मास। ग्रेविटेशनल फोर्स, डेली लाइफ में ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत कम इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस फोर्स से ये बॉय इस गर्ल को अट्रैक्ट कर रहा है। और आप अब समझ जाओ आप क्यों नहीं अट्रैक्ट होकर के कोलाइज हो रहे हो, मैं आपसे क्यों नहीं कोलाइज हो रहा हूं, मैं इसके पास क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो रहे हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भाई साहब बैठे, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। ये बड़े डेंजरस हैं, हमें इस वैल्यू को क्रॉस करनी पड़ेगी, तब ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इंपॉर्टेंट कर पाएगा। और अर्थ और ये मून, या फिर अर्थ ले लो या फिर सन ले लो, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो इनका मास होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 2.1 इंटू 10⁻24। सन का जो मास होगा 9 पॉइंट सिमिलर कुछ इसी तरीके का होता है। इट इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू, या ठीक वैल्यू नहीं है। 10 सन का जो मास होगा इंटू 30, तब आप थिंक करो कि 24 में 33 ऐड होगा, उसके बाद 11 माइनस होगा। जब मैं ये अर्थ के मास की वैल्यू 9.8 समथिंग होती है, 9.1 कुछ समथिंग होती है, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, बट कुछ इसी तरीके की होती है। इस वैल्यू को m1 की जगह में रखूंगा, इस वैल्यू को, सन की वैल्यू को मैं सपोज दैट ये 2.5 इंटू 10⁻33 है। इस सन के मास को जब मैं यहां पर रखूंगा और इनके बीच में कितनी भी हैवी डिस्टेंस क्यों नहीं होगी, स्क्वायर करूंगा, तो अब आप समझ जाना कि 24 और 33 एक दूसरे से ऐड होंगे। यहां पर m1 इंटू m2 होगा, ऐड होगा, उसके बाद ग्रेविटेशनल का 11 माइनस होगा। मींस जो ये बनेगा, सपोज दैट F इज इक्वल आएगा 6.67 इंटू 9 इंटू 10⁻24, सपोज ये कोई m1 है, इंटू m2 कितना आएगा 2.5 इंटू 10⁻33 अपॉन आर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी सपोज कर लो 2 इंटू 10⁻3 किलोमीटर की है, समझ रहे हो, इंटू 2 इंटू 10⁻3, ये आर स्क्वायर हो गया। मैंने मान लिया इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2 इंटू 10⁻3 है। अब जब ये m1 है और ये m2 है, इस लेवल के जो मास है ना, इस लेवल के मास के लिए इसका इंपॉर्टेंस है। अब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, इसकी वैल्यू कम से कम इतना तो नहीं आएगी कि 11 टर्म आफ्टर डेसिमल लगाना पड़े। क्यों? इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं से, अगर मैं इसे सिमिलर वैल्यू पे मानूं और इसको सॉल्व करूं, तो F इज इक्वल कुछ न्यूटन तो आ ही जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा। F इज इक्वल कुछ न्यूटन, ये अप्रॉक्सिमली आ जाएगा 4, 6, और आप इसे सॉल्व करना तो ये अप्रॉक्सिमली 24 इंटू 10⁻6.67 इंटू 10⁻−11 यहां पर होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे और -11 करेंगे, 4, 3, 7 और 3, 2, 5 -11 6,
46 इतना आएगा। 24 इंटू 10⁶ और 3 और माइनस कर दो तो 24 इंटू 10⁻43 आएगा। मीन्स जब इतने हैवी मास, मीन्स जब आप प्लेनेट लेवल के मास लोगे तब ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ इंपॉर्टेंस है। सिंपली मैं इस कहानी से आपको यही समझाना चाहता हूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपॉर्टेंस है वो डेली लाइफ में नहीं है, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई तो करते हैं लेकिन इतना कम वैल्यू का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे पास एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बैठा है 6.67 इंटू 10⁻11 जो कुछ टन तक के भार को, कुछ टन तक के मास को निग्लेक्ट कर देता है, कैंसिल कर देता है। जब हम प्लेनेट लेवल में जाते हैं, जब हम सन लेवल में जाते हैं, जब हम अर्थ लेवल पे जाते हैं जिनके मास होते हैं 9.1 इंटू 10⁻31, इस तरीके के मास पे जब हम जाते हैं तब ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तब ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपॉर्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इंपॉर्टेंस है वो डेली लाइफ में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे मास हैं और हम इतने छोटे छोटे मास हैं कि कुछ लगता ही नहीं है। और इन भाई साहब के मन में ऑटोमेटिकली डेली लड्डू फूटता है, मेरे को पता है, और इधर भी कभी कभी लड्डू फूट जाता है, ये भी मेरे को पता है। तो सिंपली आप ये समझ लो कि ये भाई साहब लड्डू तो फोड़ते हैं लेकिन इनके लड्डू को ग्रेविटेशनल फोड़ने ही नहीं देता है, क्योंकि इधर और इधर अट्रैक्शन तो दोनों तरफ है, अट्रैक्शन तो दोनों तरफ है। मींस ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये मास है, ये मास है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये इस पर अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ये इस पर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये बहुत कम वैल्यू की ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जब ये मूव करना चाहते हैं तो इनका अपोज इनर्शिया कर देता है, इनका अपोज फ्रिक्शन कर देता है। और इन्होंने जो ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई किया है वो फ्रिक्शन फोर्स से भी कम है। तो कैसे मूव कर सकते हैं, इसीलिए हम सब अपनी जगह पे कांस्टेंट हैं। और ये कहानी थी कि मैं इस मोबाइल से क्यों नहीं टकरा रहा हूं, या फिर ये बल्ब आकर मेरे से क्यों नहीं टकरा रहा है, या फिर एक कार दूसरे कार से क्यों नहीं टकरा रही है, या एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से क्यों नहीं टकरा रही है। टकराना है तो हमें मास लेवल पे जाना पड़ेगा, हैवी मास लेवल पे जाना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल को फील करना है तो अपना वेट हमें 10⁻31 10⁻34 लेवल पे जाना पड़ेगा, तब आपको कुछ ग्रेविटेशन फील हो पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं जो बताना चाहता हूं। ग्रेविटेशनल का जो सिग्निफिकेंस है, ग्रेविटेशनल का जो इंपॉर्टेंस है, इट इज ओनली वैलिड फॉर अ हैवी मास, नॉट वैलिड फॉर अ वेरी स्मॉल मास। हम जैसे छोटे छोटे एकदम बेकार तुच्छ प्राणियों के लिए ग्रेविटेशनल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मींस ग्रेविटेशनल इज ओनली वैलिड नहीं, ग्रेविटेशनल इज वैलिड फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ऑब्जेक्ट्स, बट सिग्निफिकेंस नहीं है, महत्व नहीं है, क्योंकि हम बहुत कम ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि कैपिटल जी हमारे तमाम फोर्सों को कैंसिल कर रहा है। तो और जब हम मास लेवल पे जाते हैं, एटॉमिक मास लेवल पर जाते हैं, प्लैनेट लेवल पर जाते हैं, अर्थ लेवल पर जाते हैं, मून लेवल पर जाते हैं, तब जाके ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ इंपॉर्टेंस होता है। तो अपने आप को ग्रेविटेशनल फोर्स साबित करना है, यहां अट्रैक्शन लाना है, अट्रैक्शन से इसकी तरफ जाना है, तो सबसे पहले अपने आप को प्लैनेट लेवल पे ले जाओ, यानी अपने आप को इतना सक्सेस करो कि ये अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा हो जाए कि ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल हो और आप आराम से कोलाइज कर सको। तो सिंपली मैं ये बताना चाहता हूं, ये तो थी ऐसी बात जो आपके करियर से रिलेटेड थी कि अगर आपको इस अट्रैक्शन को फॉलो करना है तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ाई किया तो समझ लो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कैंसिल है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत कम है, बस यही नाम रह जाएगा कि यस अट्रैक्शन इज एंड नथिंग इज। If you want to do attraction with anyone, then you must be go the planet level. आप चंद्रमा पे जाके दिखाओ, आप मून पे जाके दिखाओ, आप साइंटिस्ट बनो, आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप नीट क्वालिफाइड करो, आप डिफेंस में जाओ, आप एनडीए में जाओ, उसके लिए हम हैं आपके साथ। तो अब आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सिग्निफिकेंस है, ओनली वैलिड फॉर अ हैवी मास, नॉट अ सिग्निफिकेंस इज ओनली वैलिड फॉर अ हैवी मास, नॉट फॉर अ स्मॉल मास, बिकॉज स्मॉल मास पे लगता तो है अट्रैक्शन लेकिन खत्म हो जाता है और थोड़े दिनों में एकदम फिनिश हो जाता है। तो सिंपली अब आपको समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज significance of the gravitational force is importance of the gravitational force not in daily life. Importance of gravitational force is not in daily life. Importance of gravitational force is for the heavy level mass. ओके दोस्तों, तो ये था अब सिग्निफिकेंस। इस पर थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी को समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इस लेक्चर पे कुछ आगे लेके चलता हूं और चीजें आपको बताता हूं। अब आपको समझ में आया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। आज कुछ नोट डाउन करने को तो होगा नहीं, बट सीखने को बहुत कुछ होगा।
लॉन्ग लेक्चर हो सकता है, इसलिए वीडियो को जल्दी फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नया नया सा चैनल है, लॉन्ग वीडियो डालूंगा, आप लोग पूरा देखते नहीं हो, बढ़ा बढ़ा के स्किप करके देखते हो। चलो अब आगे समझना। तो अब आपको पता चला फिफ्थ पॉइंट में द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स not valid for daily life, only valid for heavy mass, only valid for heavy मास। ये केवल हैवी मास के लिए वैलिड है, छोटे छोटे वैल्यू के लिए इसका कोई, छोटे छोटे मास के लिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये फिफ्थ पॉइंट आपने क्लियर किया। और मैं आपको सिंपली बता के चलूं, सिक्स्थ पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रिक फोर्स है। कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? एक सेंट्रिक फोर्स है, एक केंद्रीय बल है, अंदर की ओर लगता है, सेंट्रिपिकल फोर्स का काम करने लगता है। ये कुछ चीजों को आगे चल के मैं आगे के लेक्चर्स में, जब भी मैं आपको बहुत ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और नेक्स्ट वीडियोस में जब भी मैं इसके और दूसरे कॉन्सेप्ट में आऊंगा, तो अब आपको समझ में आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रिक फोर्स है, सेंटर की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रिक फोर्स, सेंट्रिपिकल फोर्स है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिकल फोर्स का काम करता है। ये हम आगे समझेंगे, ऑलरेडी लेक्चर लाने हैं इस पे। तो ये पूरा जो चैप्टर्स है ना, अब सेंट्रिक फोर्स पर ही डिपेंड होगा। ये क्या है? ये समझ लो अर्थ है, ये समझ लो मून है। ये मून इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ। अब ये मून अर्थ पे क्यों नहीं गिर रहा है? देन यहां पर एक सेंट्रिक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरीके का कुछ सेंट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। ये डेरिवेशन है, पूरा हम प्रूफ करेंगे। खैर, अब हमने समझ लिया ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रिक फोर्स। और सेवेंथ पॉइंट में आपको समझना होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज वेरी वीक फोर्स कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ये बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नेट और जे में आता है। हालांकि आज जो लेक्चर चल रहा है, ये सीखने को बहुत कुछ है और इस लेक्चर से बहुत कुछ आता है। सिग्निफिकेंस ऑफ हैवी मास क्यों नहीं, हम क्यों नहीं एक दूसरे से टकराते हैं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहता है, जिसे हम लोग नॉर्मली 9th क्लास में कह देते हैं कि ईच एंड अदर को हम कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रिक फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत वीक फोर्स है कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी वीक फोर्स कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रिक फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक फोर्स है कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अप्रॉक्स वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 1625 मल्टीपल होती है ग्रेटर। समझ रहे हो? इतने मल्टीपल होती है लगभग अप्रॉक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कुछ इतना मल्टीपल होता है, तो वही मैंने लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक फोर्स कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रिक फोर्स। Gravitational force is very weak force compared to electric force, and gravitational force is also weak compared to magnetic force. Gravitational force is also weak. Gravitational force is also weak compared to. Gravitational force is also weak compared to magnetic force. और ये मैग्नेटिक फोर्स से भी बहुत छोटा होता है। अब आपको समझ में आया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की मैंने कुछ क्वालिटी बताई है। दैट इज अ सेंट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक फोर्स कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो वीक कंपेयर्ड टू मैग्नेटिक फोर्स। ये कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की क्वालिटीज थी। अब इस लेक्चर को फिनिश करना ही है, लेकिन मैं उसके पहले थोड़ी सी बात बता दूं कि वीडियो को थोड़ा मैं शार्ट लग रहा हूं, क्योंकि आप लोग पूरा नहीं देखते हो। आप पूरे वीडियोस को देखोगे तो बहुत चीजें समझ में आएंगी, और इसके 60 नोट्स रेडी करना है। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और बैठ जाओ और 60 नोट्स को रेडी करो। चलो अब आगे
मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रेविटेशनल में बता दी, ग्रेविटेशनल फोर्स होता कैसे और ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। अब इसके एक दो न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं और इसके न्यूमेरिकल की एक अगली सीरीज आएगी जिसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स लूंगा। आज मुझे समझाना था सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली वैलिड फॉर हैवी मास, ओके, नॉट फॉर यू अट्रैक्शन। अच्छा सर जी बहुत खतरनाक है ना। हम सब जानते हैं, समझ लो, अंतर्यामी है। तुम क्या क्या करते हो, चलो खैर, इट्स ओनली फॉर फन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूं। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल अगर लूं कि दैट इज m1 अच्छा, एंड दैट इज m2। ये m1 मास है, सपोज इट इज अ 2 kg एंड इट इज अ 5 kg। सिंपल सा मैं ले रहा हूं, हलवा सा सवाल ले रहा हूं, और इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। तो बताओ ये कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे। ये सोच के बैठे हैं हम अट्रैक्शन कर लेंगे। वो बेचारा 45 और 60 केजी का था तो अट्रैक्शन नहीं कर पा रहा था। फिर भी आपको निकालना होगा इसका अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये सोच के बैठे हैं ये अट्रैक्शन करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट आपकी कॉपी में फिट होने चाहिए। डेट इजी है, फिर भी करना, इजी से टफ की तरफ चलेंगे और जबरदस्त लेवल के न्यूमेरिकल लेके आऊंगा कि ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जो लास्ट ईयर के नीट और जेईई पे नहीं आया होगा। यहां पर मेरे पास टाइम है। अब आप समझना होता क्या है, सीधी सी बात है, F इज इक्वल जी m1 m2 अपॉन, सॉरी, चलो आगे, F इज इक्वल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इज इक्वल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 ये अट्रैक्शन लेके बैठे हैं। देखो, इंटू 2 kg और इंटू 5 kg अपॉन डिस्टेंस सोच रहे, बड़ा कम डिस्टेंस है तो काम हो जाएगा, इंटू 2 मीटर, 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2। मैं तो सॉल्व करने से रहा, इसे आप ही सॉल्व कर लेना, इतने न्यूटन का फोर्स आएगा। ये होमवर्क है आपको, इसे सॉल्व करो। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, ये आप कर लोगे बहुत आसानी से। जल्दी से इसे फिनिश करते हैं। सपोज दैट ये एक मास है जिसका वेट m है, एक दूसरा मास ये है जिसका वेट भी m है। ये सर्किल है, इट इज अ सर्किल या इट इज अ स्पेयर। यहां पर एक स्पेयर है और यहां पर ये दूसरा स्पेयर है, और ये r डिस्टेंस है, इसकी रेडियस कितनी है r, और बोथ इसका भी मास m है और इसकी भी रेडियस कितनी है r है। ये इसका सेंटर C1 है और ये इसका सेंटर C2 है। मींस ये जो है ना एक ही तरीके के हैं, इनकी डेंसिटी भी एक है, इनका मास भी एक है, और इसका मास m है, इसका भी मास m है। ये एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, ये भी आयरन का बना हुआ है, ये भी आयरन का बना हुआ है, और ये भी सेम आयरन का बना हुआ है। मींस इनके डेंसिटी, इनका मटेरियल भी एक है। तब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द क्वेश्चन है फॉर दिस फिगर, क्वेश्चन फॉर दिस फिगर, फॉर दिस फिगर, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, what is relation between, what is relation between gravitational force and radius, gravitational force and radius r, gravitational force and radius r। अगर मैं ऑप्शन दे दूं तो मैं बताऊं F is directly proportional to r square, पहला ऑप्शन। F is directly proportional to 1 upon r square, थर्ड ऑप्शन। F is directly proportional to r to power 4, फोर्थ ऑप्शन। none of these, none of these। अब निकालो क्या होगा, अब निकालो क्या होगा। इसका भी मास है, इसका भी मास है, सेम तरीके से बने हुए हैं, सेम तरीके से बने हुए हैं। जो इसकी डेंसिटी है वो इसकी डेंसिटी है। अच्छा, अब आपने लगा दिया F इज इक्वल जी m1 m2 अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये पता करना है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये पता करना है। F इज इक्वल जी m1 m2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर की r एंड r है। हम सेंटर पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि पूरा का पूरा मास, सेंटर ऑफ मास में मैंने पढ़ाया है कि पूरा का पूरा मास ऐसा होता है कि सेंटर पे ही लाई करता है आके। तो हमें सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। F इज इक्वल जी m अपॉन r एंड r इज इक्वल 2r, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r। अच्छा,
इनके बीच की डिस्टेंस कुछ मैंने बनाया, आप समझ लेना। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r, मैंने 4r स्क्वायर बनाया तो बस आपके मन में लड्डू फूटा। ठीक है, यफ इज इक्वल जी यम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। ये एक ही मास के बने हुए हैं, यम यम, ये एक ही तरीके से बने हुए हैं, समझ रहे हो, ये एक ही तरीके से बने हुए हैं। और मास इज इक्वल होता है, एक फार्मूला होता है, मास इज इक्वल वॉल्यूम। मास इज इक्वल क्या होता है, मास इज इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अच्छा, मास इज इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये स्पेयर है, ये स्पेयर है। अगर मैं इसका मास निकालूं, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, बहुत ध्यान समझना, मास इज इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। रो इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इसकी सेम मटेरियल की डेंसिटी वही होगी, अगर इसकी डेंसिटी रो है तो इसकी भी डेंसिटी क्या होगी, रो होगी। मास इज इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। द वॉल्यूम, okay, volume, mass is equal volume of the sphere is 4/3 pi r cube. Volume of the 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 sphere is 4/3 pi r cube। ये होती है किसी एक स्पेयर की वैल्यूम इनटू रो। अच्छा, इतना हो गया। F इज इक्वल जी, इसको मैं इधर लिखता हूं, मास हमने निकाल लिया, यम की वैल्यू हमने निकाल लिया। F इज इक्वल जी, वैल्यू ऑफ द मास 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब ऑफ स्क्वायर। अरे यार ये क्या हो रहा है, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ऑफ स्क्वायर। ये यम का स्क्वायर लिख दिया। F इज इक्वल जी, m1 m2 हुआ था, यम का स्क्वायर आता, यम की वैल्यू उठा करके हमने ये रख दिया अपॉन आर स्क्वायर, 4r स्क्वायर। समझना, अब ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल जी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 16/9। ये क्या आ गया, 16/9 पाई स्क्वायर, 16/9 पाई स्क्वायर r टू पावर 6। समझना बहुत ध्यान से, r टू पावर 6 एंड रो टू पावर 4। r टू पावर 6 क्यों हुआ, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा अपॉन 4r स्क्वायर। अब आप समझना, F इज इक्वल जी, F इज इक्वल जी 16/9 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अब बदल नहीं सकती। पाई स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू बदल नहीं सकती। रो, जो रो है 16/36 की ये ले रहा हूं, 90/36 कर ले रहा हूं। 16/36 एकदम कांस्टेंट है, फिक्स है। पाई स्क्वायर एकदम कांस्टेंट है, फिक्स है। अब रो टू पावर 4 सेम मटेरियल है, ये सेम मटेरियल है, इनके लिए डेंसिटी भी सेम होगी। ये सेम मटेरियल है इसलिए इनकी डेंसिटी भी सेम होगी। r टू पावर 6 से r स्क्वायर फिनिश होगा तो r टू पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r टू पावर 4। ओके, r टू पावर 4 हो जाएगा। ये r स्क्वायर से 6 माइनस होगा तो r टू पावर 4 हो जाएगा। अब ये टोटल जो मिला, ये टोटल कांस्टेंट है। अब इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसे बदला जा सके। यहां पर आप सोच रहे हो कि सर यम भी कांस्टेंट है, नहीं, यम कांस्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि यम को अभी हम इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और जब तक किसी चीज को ब्रेक कर सकते हैं तब तक हम रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते। रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमें फंडामेंटल के पास जाना पड़ेगा, हमें फंडामेंटल के पास जाना पड़ेगा। फंडामेंटल का मतलब यह है कि हमें वहां तक जाना पड़ेगा जिसके बाद हम कुछ उसे ब्रोक ही नहीं कर सकते, तोड़ ही नहीं सकते। अब इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे तोड़ा जा सकता है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे तोड़ा जा सकता है। देन F इज, ये टोटल कांस्टेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये टोटल कांस्टेंट है। टोटल कांस्टेंट का मतलब अब ये फिक्स है, अब इसे आप और छोटा नहीं कर सकते हो। जी की वैल्यू कहीं बदल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकते। 16/36 को कुछ कर नहीं सकते, कैंसिल करोगे इसको फिर भी कोई फायदा नहीं है, जो वैल्यू आएगी आप उसे बदल नहीं पाओगे।
पाई का स्क्वायर फिक्स वैल्यू, रो ऑटोमेटिकली फिक्स है इनका क्योंकि सेम मटेरियल है। मींस मैं कह सकता हूं ये टोटल कांस्टेंट बन गया। इसके लिए F इज इक्वल, अगर मैं इसे एक कांस्टेंट K से डिनोटेड कर दूं, पूरी वैल्यू ना लिख करके लिख दूं R⁴ एंड K की वैल्यू जब हटेगी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁴ एंड दिस इज अ रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन and this is a relation. F is directly proportional to R⁴. F is directly proportional to R⁴ and this is a relation. ये रिलेशन है, तो आंसर कौन सा सही होगा? थर्ड नंबर सही होगा। आप ये सोच रहे होगे या ये सोच रहे होगे, बिल्कुल नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? ये वाला सही होगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन को करने की अगर आप हैबिट डालनी है तो प्रैक्टिस करनी होगी। इस तरीके के सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना और माइंड में क्रिएटिव आइडियाज लाना, गंदे विचार नहीं लाना, मस्त रहना, सुबह उठना, 4 o'clock उठना, मैसेज करना, करते नहीं हो आजकल, एकदम सो से गए हो। और अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं और अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिल रहा है और आपको थोड़ा सा भी ज्ञान वर्धन हो रहा है तो मैं बता दूं आपको, आई गॉट प्रॉमिस, मैं आपका नीट और जेईई निकलवा के रहूंगा। आप 12th में आइए, आप मेरे साथ रहिए, धीरे धीरे करके आप वो हर चीज सीख जाओगे जो दूसरे अदर सीखते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बी रेडी फॉर अ नेक्स्ट लेवल स्टडी, और हम बहुत अच्छे स्टडी करेंगे। तो इसका आंसर ये होगा। और अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो आप इसे समझ लो क्या कहने वाला हूं। और तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके और जबरदस्त और अच्छे से न्यूमेरिकल्स के साथ, जो नीट और जेईई के लेवल के होंगे, जो आपके दिमाग को हिला करके रख देंगे। सिंपली यहां पर मैं फिर से जाते जाते बता दूं, यह इसलिए मैंने चेंज किया क्योंकि अभी यह चेंज किया जा सकता था। हम तब तक कांस्टेंट फॉर्म पे नहीं पहुंच सकते जब तक हम किसी चीज को ब्रेक कर सकते हैं। देन अलविदा, हम फिर मिलेंगे। अलविदा वर्ड गलत है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और 4 o'clock उठना। ओके, बाय, गुड बाय।